हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मिशन 2। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लोग क्लास 8 का साइंस का काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन को देखने जा रहे हैं। ठीक है, जो टर्म 2 के लिए है। दोस्तों, ये साइंस का टर्म 2 का एग्ज़ाम जो है आप लोग का 5 जुलाई को होने वाला है। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी, है ना। और आज जो हम लोग देखने वाले हैं इस वीडियो में वो चैप्टर 4 देखेंगे। ठीक है, इसका 3 डेज क्लासेस पहले हो चुकी है। अगर आप उसे नहीं देखे हैं तो सबसे पहले डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक को प्रोवाइड करवा दे रहे, वहाँ से जाकर उस 3 वीडियो को आप देख सकते हैं। ठीक है, जो हमारे वीडियो को रेगुलर देख रहे हैं उनको पता होगा कि आज हम लोग कौन सा चैप्टर करवाने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा लेट ना करते हैं, हम लोग बढ़ते हैं आगे। देखिए, यहाँ पे आप लोग का इस टर्म 2 में 6 चैप्टर को टोटल लिया गया है। ठीक है, कितना चैप्टर को लिया गया है? 6 चैप्टर को। देखिए, इसमें से आप लोग का 3 चैप्टर हम पहले करवा दिए हैं। 3 चैप्टर का जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है सारा करवा दिए हैं। आज हम लोग 4 चैप्टर को देखने वाले हैं। इस ध्वनि चैप्टर में कौन कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारा आज कवर करने वाले हैं। तो चलिए ज़्यादा लेट ना करते हुए हम लोग प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। क्या क्या प्रश्न है? ठीक है, देखिए, ध्वनि चैप्टर का नाम क्या है? ध्वनि। इसमें हम लोग का कौन कौन सा क्वेश्चन बनेगा इसका देखते हैं। देखिए, इसका पहला क्वेश्चन क्या है दोस्तों? ध्वनि क्या है? तो ध्वनि ऊर्जा का एक रूप है जो हमारे कानों के श्रवण की संवेदना उत्पन्न करती है। ठीक है, जिस चैप्टर को हम लोग पढ़ रहे हैं उसका सबसे पहले परिभाषा तो याद करना होगा ना। तो ध्वनि क्या है? ध्वनि ऊर्जा का एक रूप है जो हमारे कानों के श्रवण की संवेदना को उत्पन्न करती है। ठीक है, यानी कि हमारे कानों तक कोई आवाज़ आती है। ठीक है, वह एक ऊर्जा का क्या है? रूप है। ठीक है, तो ये ध्वनि का परिभाषा हो गया, इसको आप लोग नोट डाउन कर लो। दूसरा नंबर, ध्वनि की उत्पत्ति कैसे होती है? तो दोस्तों, ध्वनि की उत्पत्ति जो होती है कंपन से होती है। ठीक है, कोई भी चीज़ कंपन होती है ना, ऐसे 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 ऐसे, तो उसी से ध्वनि निकलता है। ठीक है, जैसे कि अभी हम लोग जो बोल रहे हैं, ठीक है, वो कंठ में भी आप लोग का कंपन होगा। देखिए, आप वहाँ पे जब बोल रहे होंगे कोई चीज़, ठीक है, तो वहाँ पे आप सटा के देखिए गर्दन के पास हाथ को, तो वहाँ पे कंपन सा हुआ प्रतीत होगा। ठीक है, कंपन सा हुआ हम लोग को वहाँ पे महसूस होगा। चलिए, तो ये क्लियर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं हम लोग। क्या लिखा हुआ है? कंपन किसे कहते हैं? तो कंपन तो आप लोग को पता होगा। देखिए, क्या किसी वस्तु के अपने मध्य स्थिति के इधर उधर आगे पीछे होने वाली गति को कंपन कहते हैं। सिंपल सी बात है दोस्तों कि कोई भी वस्तु है अपने जगह पर है, ठीक है, और यहाँ पे कोई भी प्रेशर दिया जाता है, ठीक है, तो ये क्या होता है? ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे वो वस्तु होने लगता है। ठीक है, यानी कि अपना मध्य स्थिति से कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे, तो इसी को हम लोग क्या कहेंगे? कंपन कहेंगे। इसका परिभाषा आप लोग लिख लो। चलो, इसके बाद 4 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 4 नंबर क्या है? साबित करें कि कंपन से ध्वनि उत्पन्न होती है। देखिए, इसको विश्वास नहीं है, ठीक है, तो आप लोगों को साबित करके बताना है कि सही में ध्वनि जो उत्पन्न होती है कंपन से ही होती है। तो आपको साबित कैसे करके दिखाएंगे? देखिए, क्या लिखना है? ध्वनि कंपित वस्तुओं द्वारा उत्पन्न होती है। साइकिल की घंटी बजाकर उसे हल्के से छूने पर उसके कंपन की अनुभूति होती है। बिल्कुल, आप लोग के घर में साइकिल तो जरूर होगा, या दोस्त पास अपना घर कहीं तो होगा साइकिल, तो उसको आप घंटी को अगर जैसे ही मारते हैं घंटी को और ऊपर से टच करते हैं उसको, तो कंपन सा हुआ प्रतीत होता है। ठीक है, कंपन सा हुआ हम लोग को महसूस होता है। एवं ध्वनि सुनाई पड़ती है। जब घंटी बज ना रही हो, छू कर देखने से कंपन की अनुभूति नहीं होती है। जब घंटी आप नहीं बजा रहे हैं और उस समय छुएंगे तो कंपन की अनुभूति नहीं होती है। एवं ध्वनि सुनाई नहीं पड़ती है। इससे स्पष्ट होता है कि कंपन से ही ध्वनि उत्पन्न होती है। सिंपल सा है कि इसको आप साबित कर दिए कि कंपन से ही ध्वनि उत्पन्न होती है। ठीक है, क्योंकि आप साइकिल को जब भी बजाते हैं ऊपर से हल्का सा टच करके देखिए तो वो कंपन सा हुआ वहाँ पे महसूस होगा। ठीक है, और जब बंद रहेगा और उसमें छूइए तो उस समय कंपन नहीं होगा। तो हम लोग साबित कर सकते हैं इस चीज़ से कि ध्वनि कंपन से ही उत्पन्न होती है। ठीक है, तो ये हम लोग का 4 नंबर हो गया। चलिए 5 नंबर देखिए दोस्तों, क्या लिखा हुआ है? मानव में ध्वनि किस अंग द्वारा उत्पन्न होती है? ठीक है, तो मानव में जो ध्वनि होता है ना दोस्तों, वो वाक यंत्र यानी कंठ द्वारा क्या होता है? उत्पन्न होता है। ठीक है, यानी कंठ आप लोग का गर्दन के पास जो है ना, वहां से ही ध्वनि उत्पन्न होता है। वहां पे भी आप छू के देख सकते हैं, तो वहां पे कंपन, जब बोलेंगे उसमें कंपन होगा। ठीक है, चलो
6 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है। वयस्क पुरुष और महिला में वाक तंतु की सामान्य लंबाई कितनी होती है। ये वाक तंतु है क्या दोस्तों, ये मनुष्य के गर्दन में होते हैं, ठीक है, मनुष्य के गर्दन के पास होता है, जो श्वास नली के थोड़ा सा ऊपर होता है वाक तंतु। और इसमें महिला का वाक तंतु कितना लंबा होता है और पुरुष का कितना होता है उसको बताना है। तो दोस्तों याद रखिएगा आप लोग का कि पुरुष में लगभग 20 मिलीमीटर लंबी होती है और महिला में लगभग 15 मिलीमीटर लंबी होती है वाक तंतु, ठीक है। तो याद कीजिए, पुरुष में कितना लंबी होती है 20 मिलीमीटर और महिला में 15 मिलीमीटर, ठीक है, याद भी हो गया। तो कभी कभी है ना दोस्तों कि आप सुन के भी याद कर सकते हैं, हर चीज़ को आपको रट्टा नहीं मारना है, ठीक है। तो मेरा जो भी लेक्चर होता है, ठीक है, उसको ध्यान से सुनिए, ठीक है। कुछ कुछ चीज़ जो ऐसा बता देते हैं जो कि हमेशा याद रह जाता है, ठीक है। तो सुना कीजिए और स्क्रीनशॉट भी लेके लिख सकते हैं, इसको लिखेंगे 1-2 बार तो आपका क्लियर हो जाएगा। चलो इसके बाद हम लोग 7 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। क्या लिखा हुआ है दोस्तों, देखो तारत्व क्या है, ठीक है, तारत्व क्या है। तो इसका आंसर देखिए, तारत्व वह गुण है जिससे हमारे कान पतले व मोटे, तीक्ष्ण और कर्कश स्वरों की पहचान कर सकते हैं। देखिए तारत्व एक गुण है और इससे हम लोग क्या पता लगा सकते हैं कि ये आवाज़ कितना पतला है, ये आवाज़ कितना मोटा है, यह आवाज़ कितना तीक्ष्ण है, ठीक है। इस चीज़ का हम लोग स्वर का जो है पता लगाते हैं, इस आवाज़ का हम लोग क्या करते हैं पता लगाते हैं। वो तारत्व एक गुण है, ठीक है, तारत्व एक गुण है जिससे हम लोग मोटे, पतले और तीक्ष्ण स्वरों की पहचान कर सकते हैं। तो क्लियर हो गया, ठीक है। चलो इसके बाद हम लोग 8 नंबर सवाल देखें। 8 नंबर देखिए, कंपनी के आयाम से क्या अभिप्राय है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे कंपन के आयाम से, है ना, कंपन के आयाम से क्या अभिप्राय है। तो इसका आंसर देखिए आप लोग, कंपन वस्तुओं अपनी मध्य स्थिति के इधर उधर जिस अधिकतम दूरी तक जाती है उसे आयाम कहते हैं। इसका इकाई मात्रक मीटर होता है। कहने का मतलब सिंपल से बात है दोस्तों, समझिएगा। जैसे कि कंपन वस्तु है, कंपन ऐसे ऐसे होता है ना, ठीक है। तो ये इसका मध्य स्थिति ये बराबर में है, पहले जितना ऊपर जाएगा जितना नीचे जाएगा, जितना ऊपर जाएगा जितना नीचे जाएगा। अगर हम ज़्यादा जोर से बोलेंगे ना तो ये ज़्यादा ऊपर जाएगा और कम बोलेंगे तो कम, ऐसे ऐसे होगा। सिंपल सी बात है। ऐसे देखिए, अगर हम जोर से बोल रहे हैं तो इतना ऊपर ऊपर आप लोग का कंपन होगा, ठीक है। और अगर हम स्लो बोलेंगे तो थोड़ा धीरे धीरे कंपन होगा। तो ये जितना अधिक होता है ना दोस्तों, जितना अधिक होता है इसी को हम लोग आयाम कहते हैं, ठीक है। और इसका ये सही मात्रक क्या होता है, मीटर होता है। क्लियर हो गया। चलो इसके बाद हम लोग देखते हैं 9 नंबर सवाल। क्या लिखा हुआ है 9 नंबर, किसी दोलन के आवर्त काल से क्या अभिप्राय है, ठीक है। इसका ईसाई मात्रक बताएं। तो आवर्त काल किसे कहते हैं, एक दोलन पूरा करने में लिए गए समय को आवर्त काल कहते हैं। मतलब कि एक दोलन पूरा करने में, एक दोलन पूरा करने में, जैसे मान लो ना ऐसे अगर गया और ऐसे करने में, पूरा करने में जितना इसमें आने में लगा टाइम, ठीक है, इसी को हम लोग आवर्त काल कहते हैं। क्लियर हो गया। इसके बाद हम लोग 10 नंबर देखिए। 10 नंबर क्या लिखा हुआ है, दोलन के आवृत्ति से क्या अभिप्राय है। जितना भी इसमें बता रहे दोस्तों, ठीक है, इसमें 1 नंबर का 2 नंबर का भी प्रश्न बन सकता है। आयाम से क्या अभिप्राय है, ठीक है, और आवर्त काल से क्या अभिप्राय है। तो इसी को आंसर को आप लोग लिखना है। दोलन की आवृत्ति से क्या अभिप्राय है, मतलब कि आवृत्ति, आयाम और आवर्त काल तीनों को एक डिफिनेशन पूछता है, तो याद कर लो इसको बढ़िया से। यहाँ देखो क्या लिखा हुआ है, दोलन की आवृत्ति से क्या अभिप्राय है, प्रति सेकंड होने वाले दोलनों की संख्या को दोलन की आवृत्ति कहते हैं। इसका मात्रक हर्ज है, यानी कि 1 सेकंड में ये कितना बार आगे पीछे हुआ, ठीक है। 1 सेकंड में, ध्यान रखो, 1 सेकंड में ही कितना बार आगे पीछे हुआ, कितना बार कंपन हुआ, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, दोलन कहते हैं। मतलब दोलन की संख्या, मान लो कितना दोलन हुआ, 1 2 3, यानी 3 दोलन। तो यहाँ पे 3 क्या हो जाएगा, इसका आवृत्ति हो जाएगा, ठीक है। और इसका मात्रक क्या होता है, हर्ज, HZ क्या होता है, HZ। चलो इसके बाद हम लोग देखते हैं, नोट डाउन कर लो इसको। 11 नंबर क्या लिखा हुआ है, ध्वनि की प्रबलता को मापने का क्या यंत्र है, यह किस कारक पर निर्भर करती है। तो ध्वनि की प्रबलता, ध्वनि कितना तेज बोल रहा है, ध्वनि कितना धीरे है, कितना स्लो है, तो इस चीज़ को हम लोग किस यंत्र से मापते हैं। तो ये डेसिबल,
मापने का यंत्र क्या यंत्र है, तो डेसिबल, हम लोग इसको डेसिबल में मापते हैं, ठीक है, 1 डेसिबल 2 डेसिबल इस टाइप से, ठीक है। और देखिए क्या पूछ रहा है, यह किस कारक पर निर्भर करता है, तो ये ध्वनि का प्रबलता किस कारक पर निर्भर करता है, तो बिल्कुल देखिए ध्वनि की प्रबलता कंपन के आयाम पर निर्भर करता है, ठीक है। यानी कि ये कितना ऊपर गया कितना नीचे गया इस चीज़ पे निर्भर करता है ध्वनि की प्रबलता। यही चीज़ बताया ना था, हम शुरू में बताए थे इस चीज़ को कि जितना ऊपर जाएगा ये उतना ज़्यादा आवाज़ आएगा, फिर थोड़ा अगर धीरे बोलेंगे तो ये धीरे धीरे कंपन होगा। समझ में आ रहा बात, ठीक है। तो ये हो गया आप लोग का ध्वनि की प्रबलता किस पे निर्भर करता है, तो कंपन के आयाम पर निर्भर करता है, ठीक है। चलो इसके बाद देखते हैं हम लोग 12 नंबर सवाल। क्या लिखा हुआ है, निम्न में से किस ध्वनि के तारत्व अधिक होगा, तो गिटार का या कार का हॉर्न, तो सिंपल सी बात है दोस्तों, तारत्व किसका अधिक होगा, तो हॉर्न का होगा, कार का हॉर्न का तारत्व क्या होगा, अधिक होगा। चलो इसके बाद देखते हैं 13 नंबर सवाल। देखो बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है ये और मज़ेदार भी सवाल है, ठीक है। और ये क्वेश्चन में तो 100% इसमें 1 या 2 पूछ देगा, ये आश्रय पूछ देगा या प्रश्रय या फिर श्रव्य ध्वनि, कन्फर्म है पूछेगा इसमें, ठीक है। तो इसको आप लोग याद कर लेना। देखो क्या लिखा है, निम्न श्रव्यता का प्रास क्या है, मतलब कि अश्रव्य ध्वनि किसको कहते हैं, श्रव्य ध्वनि किसको कहते हैं और प्राश्रव्य ध्वनि किसे कहते हैं। तो सिंपल सी बात है दोस्तों, अश्रव्य 20 हर्ट्ज से कम होता है, ए नंबर का आंसर देखिए 20 हर्ट्ज से कम होता है, यानी कि 0 से 20 तक होगा, ठीक है। 0 से 20 तक का जो हर्ट्ज होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, अश्रव्य ध्वनि। यानी कि ये आवाज़ को हम लोग बिल्कुल नहीं सुन सकते हैं, इसलिए नहीं सुन सकते हैं कि ये कुत्ता बिल्ली जो ये सब होता है ना, चूहा वगैरह, तो ये सब इतना कम साउंड को सुन सकता है, यानी कि 0 से 20 हर्ट्ज तक, ठीक है। अब ये अश्रव्य ध्वनि समझ में आ गया, अश्रव्य ध्वनि में 20 हर्ट्ज से कम, ठीक है, 0 से 20 हर्ट्ज तक, ठीक है। श्रव्य ध्वनि किसको कहते हैं, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक, ठीक है। और ये आवाज़ को हम लोग बिल्कुल सुन सकते हैं, ठीक है, यानी कि 20 हर्ट्ज से कितना 20,000 हर्ट्ज तक, और ये आवाज़ को हम लोग बिल्कुल सुन सकते हैं। और 20 हर्ट्ज से कम वाले इस आवाज़ को नहीं सुन सकते, 20,000 अधिक आवाज़ को हम लोग नहीं सुन सकते हैं, यानी कि 20 से 20,000 हर्ट्ज तक ही हम लोग आवाज़ सुन सकते हैं। अगर 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा आवाज़ अगर कहीं निकलता है और उसको हम लोग सुन लेते हैं तो वो बहरा बन जाएंगे हम लोग, ध्यान रखना, ठीक है। आप लोग देखे होंगे ये जो हम शुरू वाला बताएं कि अश्रव्य ध्वनि 0 से 20 हर्ट्ज तक, तो ये इतना कम में ही सुन लेता है। देखिए अब चूहा को थोड़ा सा सिर्फ ऐसे हल्का सा टच कीजिए तो उसको सुनाई दे देगा, ठीक है, और वो भाग जाएगा फटाक से, ठीक है। कुत्ता को थोड़ा सा सिर्फ जोर से सांस ले लीजिए तो वो भाग जाएगा, मतलब कि कितना कम साउंड, उन लोग कितना कम साउंड को तुरंत सुन लेता है। तो ये 0 से 20 हर्ट्ज को हम लोग श्रव्य ध्वनि अश्रव्य ध्वनि कहते हैं, अश्रव्य ध्वनि 20 से 20,000 हर्ट्ज तक, और प्राश्रव्य ध्वनि किसे कहते हैं, जो 20,000 हर्ट्ज से अधिक होता है, और ये आवाज़ को हम लोग नहीं सुन सकते हैं, ठीक है। ये आवाज़ कहीं कहीं पे कुछ रासायनिक अभिक्रिया करवाने के लिए ये आवाज़ का प्रयोग किया जाता है 20,000 हर्ट्ज से अधिक। तो दोस्तों यहाँ पे सवाल आप लोग का ये भी आ सकता है कि मानव कितना कौन सा ध्वनि को सुन सकता है, तो सिंपल सी बात है, वहाँ पे लिखिएगा आप श्रव्य ध्वनि, कौन सा लिखेंगे, श्रव्य ध्वनि। तो 13 नंबर में हम इतना ज़्यादा लंबा किए, ठीक है, तो आप लोग को क्लियर हो क्या होगा इस चीज़ का, ठीक है। तो याद कर लेना, इसको लिख लेना एक जगह, तीनों चीज़ को, तीनों का कितना हर्ट्ज तक होता है, क्वेश्चन डायरेक्ट पूछता है। चलो 14 नंबर सवाल देखते हैं हम लोग। 14 नंबर क्या कह रहा है कि ध्वनि की प्रबलता किसे कहते हैं, इसका आयाम से क्या संबंध है, ठीक है। तो ध्वनि की प्रबलता को समझिए, ध्वनि तरंग की इकाई क्षेत्रफल में जितनी ऊर्जा होती है वही ध्वनि की प्रबलता की माप होती है। यानी कि ध्वनि तरंग की इकाई में जितना क्षेत्रफल उसमें ऊर्जा होता है, जितना एनर्जी होता है, उसी को हम लोग ध्वनि की प्रबलता कहते हैं, है ना। यानी कि कितना ज़्यादा आवाज़ है ना। ध्वनि की प्रबलता उसके आयाम पर निर्भर करती है। जब कंपित वस्तुओं का आयाम कम होता है तो उत्पन्न ध्वनि मंद होती है। आयाम यानी कि ये कितना ऊपर गया, कितना नीचे गया, कितना ऊपर गया, अगर ज़्यादा ऊपर चल गया तो ज़्यादा आवाज़, अगर कम ऊपर गया कम नीचे गया तो ये कम आवाज़। समझ में आ रहा है बात, ठीक है। जैसे कि आप साउंड भी अगर सुनते होंगे ना, बाजा वगैरह, तो उसमें आप लोग को ये वाला नज़र आता होगा, ऐसे 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 घूमता होगा, और थोड़ा साउंड कम हो जाता होगा तो धीरे धीरे, फिर अचानक कोई बोलता होगा तो ऐसे ऐसे। तो ये क्या बताता है, आयाम को बताता है, ठीक है। जितना ज़्यादा ऊंचा होगा
उतना ज़्यादा आवाज़ आएगा। इतना सिंपल लैंग्वेज में कोई नहीं समझाता है दोस्तों, हम समझा रहे हैं तो आप लोग समझने का प्रयास कीजिए, बस एक ही चीज़ बोलेंगे। चलो इसके बाद देखते हैं हम लोग। हाँ, निर्भर करती है, जब कंपित वस्तु का आयाम कम होता है तो उत्पन्न ध्वनि मंद होती है यानी धीरे होती है। जब कंपित वस्तुओं का आयाम अधिक होता है तो उत्पन्न ध्वनि प्रबल होती है यानी कि ज़्यादा होती है। समझ में आ गया कि आयाम ज़्यादा होगा तो ध्वनि भी ज़्यादा होगा, और आयाम कम होगा तो ध्वनि भी कम होगा। क्लियर हो गया। चलो इसके बाद हम लोग 15 नंबर सवाल देखते हैं। क्या लिखा हुआ है, प्राश्रव्य ध्वनि का 2 उपयोग लिखे। प्राश्रव्य ध्वनि तुरंत याद करो प्राश्रव्य ध्वनि का कितना ये था, हर्ट्ज कितना से कितना, प्रास क्या था उसका, तो 20,000 हर्ट्ज से अधिक। अब इसी का उपयोग कहाँ कहाँ होता है वो चीज़ का बात कर रहा है। देखिए एकदम 20,000 हर्ट्ज से अधिक का प्रयोग जो होता है वो कहाँ कहाँ होता है। हम बोले थे ना रासायनिक अभिक्रिया करवाने में, देखो यहाँ पे कहाँ कहाँ करेगा। चिकित्सक के क्षेत्र में अनेक समस्याओं के अनुसंधान के निदान के लिए, यानी कि चिकित्सक डॉक्टरी वगैरह क्षेत्र में ये प्राश्रव्य ध्वनि का प्रयोग किया जाता है। देखिए और दूसरा क्या है, उद्योग में धातुओं तथा अन्य संचरणों में दोष ढूंढने, विभिन्न भागों की मोटाई ज्ञात करने में किया जाता है। तो देखिए कहाँ कहाँ पे किया जाता है, उद्योग वगैरह में भी किया जाता है और चिकित्सा में भी किया जाता है। इस प्राश्रव्य ध्वनि को यूज होता है। क्लियर हो गया। 20,000 हर्ट्ज से अधिक वाला ध्वनि, ठीक है, बहुत ज़्यादा आवाज़ वाला है ना। चलो इसके बाद हम लोग 16 नंबर सवाल देखते हैं। क्या लिखा हुआ है, श्रव्य ध्वनि, श्रय और अश्रव्य ध्वनि किसे कहते हैं। ठीक है, तो क्लियर, देखिए इसको हम लोग एक बार पढ़ लेते हैं। 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति वाली ध्वनि को अश्रव्य ध्वनि कहते हैं। ठीक है, आ लिखा गया यहाँ पे, औ होगा। ठीक है, अश्रव्य ध्वनि कहते हैं, अश्रव्य भी बोल सकते हैं उसको। और 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज वाली ध्वनि को, बीच वाले ध्वनि को श्रव्य ध्वनि कहते हैं। क्लियर हो गया। अश्रव्य ध्वनि 20,000 हर्ट्ज से कम, श्रव्य ध्वनि 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक, और प्राश्रव्य ध्वनि जो 20,000 हर्ट्ज से अधिक ध्वनि को कहते हैं। ठीक है, तो क्लियर हो गया। इसके बाद हम लोग 17 नंबर सवाल देखते हैं। क्या लिखा हुआ है, यहाँ से आप लोग का 5 नंबर सवाल, चार क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसको आप लोग देख लीजिए। क्या लिखा हुआ है, शोर तथा संगीत में क्या अंतर है। क्या कभी संगीत शोर बन सकता है। देखिए इसका उत्तर क्या लिखना है आप लोग को। शोर अनियमित कंपनों से उत्पन्न होने वाली अप्रिय ध्वनि शोर कहलाती है, यानी कि जो हमको प्रिय नहीं लगती है, जिसको सुन करके हमको बेकार लगता है। ठीक है, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, शोर कहेंगे। ठीक है, अनियमित ध्वनि उत्पन्न होने वाले अप्रिय यानी कि प्रिय जो नहीं है, ठीक है, वैसी ध्वनि को क्या कहेंगे, शोर कहेंगे। उदाहरण के लिए कक्षा में सभी बच्चों को तेज तेज बोलने से, हथौड़ा चलाने से, ये सब क्या है, एक तरह से शोर है जो अप्रिय है, हम लोग वो चीज़ को सुनना पसंद नहीं करते हैं। ठीक है, चलो अच्छा, संगीत क्या है, नियमित कंपनों से उत्पन्न प्रिय लगने वाले सुस्वर ध्वनि को संगीत कहते हैं। यानी कि इसमें क्या है ना, नियमित रूप से आवाज़ आता है, ऐसा नहीं कि एकदम पूरा फुल टू फुल साउंड में। ठीक है, और इस आवाज़ की ध्वनि को हम लोग क्या कहते हैं, संगीत कहते हैं। जैसे सितार के तार से उत्पन्न ध्वनि, यदि संगीत बहुत अधिक तेज तीखी ध्वनि का हो तो वह शोर का रूप धारण कर लेता है। बिल्कुल, देखिए संगीत हम डीजे वगैरह में लगा दिए, एक नहीं 50-50 डीजे में, 10-10 डीजे में लगा दिए, तो वो एक शोर बन जाता है। ठीक है, वो शोर का रूप धारण करता है। संगीत भी शोर का रूप धारण कर सकता है, यही चीज़ पूछ रहा है क्वेश्चन। क्या संगीत शोर का बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है, अगर उसको लाउड स्पीकर में कर दे, फुल टू फुल साउंड में, जो कि हम लोग को अकबक सा लगने लगे। ठीक है, तो उसको हम लोग शोर कहेंगे। क्लियर हो गया, तो इसको आप लोग नोट डाउन कर लो अच्छा से। 18 नंबर सवाल देखते हैं दोस्तों। क्या लिखा हुआ है, आकाश में तड़ित पहले दिखाई देती है जबकि मेघ गर्जन बाद में सुनाई देती है। क्या आप इसकी व्याख्या कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन समझो, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आकाश में जो आसमान में होता है, अचानक सा जब कड़कता है बिजली तो लाइट पहले आता है, फिर थोड़ी देर बाद थोड़ा सा रुकेंगे तो उसके बाद फिर तुरंत सा सुनाई देता है आवाज़। तो ऐसा क्यों होता है। ठीक है, यही प्रश्न को पूछा है। तो हम लोग जानते हैं, ठीक है, कि जो ध्वनि का चाल है ना, कम होता है, किसकी अपेक्षा से, प्रकाश की अपेक्षा से। देखिए इस आंसर में हम लोग एक बार पढ़ते हैं। आकाश में तड़ित तथा मेघ गर्जन की घटना एक समय पर तथा हमसे समान दूरी पर घटित होती है। बिल्कुल, कि अगर तड़ित वहाँ पे है तो एक ही समय में हो रहा है, और उसमें जो आवाज़ भी हो रहा है, मेघ गर्जन भी हो रहा है, एक ही समय में हो रहा है। लेकिन हमें तड़ित पहले दिखाई देती है जबकि मेघ गर्जन बाद में सुनाई देती है, क्योंकि
तड़ित की चमक की चाल कितना मीटर पर सेकंड है? देखो 3 इंटू 8 पर पावर 10 पर पावर 8 मीटर पर सेकंड, ठीक है, इतना तेज से आता है कौन? तड़ित, यानी कि प्रकाश। गर्जन की चाल 332 मीटर पर सेकंड, ठीक है, से बहुत अधिक होती है, इसलिए समान दूरी पर घटित होने पर भी चमक हमें पहले दिखाई देती है और गर्जन बाद में सुनाई देती है। सिंपल सा बात है दोस्तों, डायरेक्ट आप लोग को समझना है कि जो ध्वनि का चाल होता है प्रकाश की चाल की अपेक्षा कम होता है, इसीलिए पहले तड़ित आता है, उसके बाद हम लोग का जो आवाज होता है, ध्वनि आता है, गर्जन होता है, तो उसके बाद आता है। क्लियर हो गया? ठीक है, इस नोट डाउन कर लो। चलो 19 नंबर सवाल देखते हैं, क्या लिखा हुआ है। अंतरिक्ष यात्री एक दूसरे की आवाज को चांद पर नहीं सुन पाते, क्यों? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, ध्वनि जो है आप लोग इसका पिछले क्लास में भी 8 क्लास में पढ़ चुके होंगे। ध्वनि किसी न किसी माध्यम की आवश्यकता होती है, ठीक है। अगर हम आपके पास बोल रहे हैं, ठीक है, अगर एक इंसान दूसरे इंसान के पास बोल रहा है तो यहाँ पे कुछ ना कुछ माध्यम काम कर रहा है, तभी इसके कान में जाके सुनाई दे रहा है। यानी कि इसमें जो भी हमारे वायुमंडल में जितने कण हैं, ठीक है, ये कण क्या करते हैं, ये कण इसके कान तक पहुँचते हैं, ठीक है, कंपन होते होते इसके कान तक पहुँचते, तब जाकर उसके पास ध्वनि सुनाई पड़ती है। क्लियर हो गया? तो यहाँ पे देखिए इसका आंसर क्या लिखना है। अंतरिक्ष यात्री एक दूसरे का आवाज़ चांद पर नहीं सुन पाते, क्योंकि वहाँ हवा है ही नहीं, है ना। देखो आंसर में क्या लिखना है, क्योंकि चांद पर ना कोई हवा है ना कोई वायुमंडल, ठीक है, चांद की सतह पर खाली जगह है, ध्वनि का संचारण नहीं हो पाता है, क्योंकि ध्वनि के संचारण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। बता दिए थे पहले हम, ठीक है। कैसे लिखना है देखो उत्तर में, उसी टाइप से लिख देना आप लोग को। ध्वनि निर्वात में संचारण नहीं होती, यानी कि ध्वनि अगर कुछ ना हो तो वहाँ पे संचारण नहीं होती, एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाती है, इसलिए अंतरिक्ष यात्री एक दूसरे की आवाज़ को चांद पर नहीं सुन पाते। क्लियर हो गया कि चांद पर कोई ना हवा है ना कोई वायुमंडल है, इसलिए वहाँ पे ध्वनि एक जगह से दूसरे जगह नहीं जा पाती है, क्योंकि ध्वनि में संचरण होने के लिए, ध्वनि को जाने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, और वहाँ पे कोई माध्यम है ही नहीं, ठीक है। क्लियर हो गया? इसके बाद हम लोग 20 नंबर सवाल देखते हैं, क्या लिखा हुआ है। अपने वातावरण में शोर प्रदूषण के स्रोतों की सूची बनाएं, ठीक है। तो आपके वातावरण में अपने आसपास देखिए, वातावरण मतलब आसपास देखिए, शोर प्रदूषण कहाँ कहाँ आप लोग को दिख रहा है, ठीक है। तो देखो इसका पहला, वाहनों की ध्वनियाँ, ठीक है, यानी कि गाड़ी लोग का ध्वनि क्या होता है, शोर बनता है, बिल्कुल बनता है। आप मार्केट चले जाइए, वहाँ पे कितना गाड़ी चलते रहता है, एकदम अकबक सा लगता है वहाँ, है ना। जैसे कि हम अभी वीडियो बना रहे हैं तो बगल से आसपास से गाड़ी भी क्रॉस होता है तो दिमाग खराब हो जाता है, ठीक है। तो ये क्या है, एक तरफ से शोर है ना। दूसरा, विस्फोट, जिसमें पटाखों का फटना भी सम्मिलित होता है, यानी कि फटाखा वगैरह फोड़ना भी ये क्या है, शोर का, है ना, शोर प्रदूषण है ना, ध्वनि प्रदूषण। शोर प्रदूषण यानी ध्वनि प्रदूषण। और क्या है, मशीनों से उत्पन्न ध्वनि, अगर बड़ा बड़ा मशीन चल रहा है वहाँ पे भी तो आवाज़ आता है, और वो भी क्या है, ध्वनि प्रदूषण का एक कारण है। चौथा नंबर, रसोई घर में कुछ उपकरणों द्वारा उत्पन्न ध्वनि। बिल्कुल, रसोई घर में कोई उपकरण होते हैं, जैसे मिक्सी, है ना, मिक्सी, और भी बहुत ऐसा चीज़ है, कुकर, सीटी, ये सब क्या है, ध्वनि, ये क्या है, ध्वनि, है ना, ध्वनि प्रदूषण को बढ़ाता है। आगे 5 नंबर देखिए, ऊंची आवाज़ में चलाए गए टेलीविज़न तथा रजिस्टर रेडियो के कारण उत्पन्न ध्वनि, यानी कि अगर हम लोग अपने घर में टीवी चला रहे हैं और प्लस में इतना सारा साउंड कर दिए कि वो भी ध्वनि का प्रदूषण का कारण बन गया, है ना, यानी कि उससे भी ध्वनि प्रदूषण हो रहा है ना। क्लियर, समझ में आ गया कि ये 5 आप यहाँ से लिख देंगे तो यहाँ से 5 मार्क्स आप लोग को आराम से मिल जाएगा। तो ये था दोस्तों आप लोग का लास्ट क्वेश्चन, ठीक है, इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन, और इसमें काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन को डाला गया है। तो इस सारे क्वेश्चन को आप लोग एक कॉपी में उतारिए फटाफट, ठीक है, और उसको पढ़िए, याद कीजिए, ठीक है। और कुछ ऐसा है कि जो ना समझ में आए, एकदम बिल्कुल याद ना हो, ठीक है, बहुत तकलीफ हो याद करने में, तो आप लोग एक बार फिर से वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है, रिवर्स करके आप वीडियो को फिर से देखिए। और उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा हो, तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा दोस्तों, ठीक है, और सब्सक्राइब अगर नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ठीक है, अपने रिलेटिव फ्रेंड्स को स्कूल ग्रुप में, ठीक है, शेयर कीजिए, ठीक है। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।